हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। पिछली क्लास में हमने आइसोथर्म्स को स्टार्ट किया था, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कोई रिकमेंडेशन हो तो बिल्कुल कमेंट करें, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आइसोथर्म्स को। आइसोथर्म्स क्या होते हैं ना, हमने देखा था पिछली क्लास में कि ये इमेजिनरी लाइन होता है जो दो पॉइंट्स के जो टेम्परेचर होता है ना, सेम टेम्परेचर जो दो रीजन का, उसको ज्वाइन करता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जैसे ये एक रीजन है, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, पर यहाँ का टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेल्सियस है तो ये जो रीजन है, ये जो लाइन है, ये आइसोथर्म्स नहीं होगा, ठीक है। अगर इस रीजन का भी 10 डिग्री सेल्सियस है तो ये जो लाइन ज्वाइन करेगा उसको हम आइसोथर्म्स कहेंगे, ओके। तो हम इस पिक्चर में भी यही देख रहे हैं कि ये मान लीजिए लैटिट्यूड है, ये हमारा कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। तो अगर इस रीजन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का 10 डिग्री सेल्सियस है और इस रीजन का 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे क्या? इस लाइन को बोलेंगे हम आइसोथर्म्स, ठीक है। तो आइसोथर्म्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आइसोथर्म्स रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को, और ये पैरेलल नहीं होता है लैटिट्यूड का, हमने इस पिक्चर में भी देखा, क्योंकि ये बहुत सारे मॉडिफाइंग फैक्टर होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, ओके। हमने देखा था कि जो इंसोलेशन होती है ना, वो लैटिट्यूड पे पड़ती है, पर हमने ये भी देखा था कि अगर सेम लैटिट्यूड पे क्या होता है, सेम लैटिट्यूड पे ओशन भी हो सकता है और लैंड भी हो सकता है, और दोनों का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। हमने देखा था कि साउंड आ रही होगी आपको, तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है किसकी, लैंड की, वो कम होती है किसके कंपैरिजन में, ओशन के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे ऑब्वियसली उस दोनों रीजन का, ओशन और लैंड का, अगर सेम लैटिट्यूड पर रहते हुए भी उनके टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, ठीक है। और वहाँ पे आइसोथर्म्स पैरेलल नहीं होगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि आइसोथर्म्स जो होता है ना, वो पैरेलल नहीं होता है लैटिट्यूड का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का एक अगर सिंपल सा क्राइटेरिया अगर हम जान ले कि अगर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना, मान लीजिए लोअर लैटिट्यूड है, ठीक है, ये लोअर लैटिट्यूड, ये लोअर लैटिट्यूड है, ओके, और ये अपर लैटिट्यूड है, और ये जो रीजन है ये 10 डिग्री सेल्सियस को शो करते हैं। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्या है, बेंडिंग टुवर्ड्स इक्वेटर, देन देयर इज सम प्रेजेंस ऑफ कूलिंग इन्फ्लुएंस लाइक प्रेजेंस ऑफ कोल्ड वाटर। मतलब अगर बेंडिंग टुवर्ड्स कहाँ, लोअर लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर के साइड होगा, तो वहाँ पे कोई कूलिंग अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर बेंडिंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर हो रहा है, मतलब वहाँ पे कोई वार्मिंग अफेक्ट हो रहा है, और ये कूलिंग और वार्मिंग इफेक्ट किसी वजह से हो सकता है, जैसे कि व्हाट, जैसे कि ओशन करेंट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर एनोमली और थर्मल एनोमली कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इफ ओनली लैटिट्यूड इज अ फैक्टर इन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, देन आइसोथर्म्स शुड बी हैविंग पैरेलल टू द व्हाट, लैटिट्यूड। Thus every place located on the same latitude would register same temperature। अगर आइसोथर्म्स के पैरेलल होता है लैटिट्यूड, तो वहाँ जो सारे प्लेसेस होते हैं उनका टेम्परेचर सेम होता है, और लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो वैसे में क्या होता है ना कि अगर टेम्परेचर सेम नहीं होता तो हम एक एवरेज टेम्परेचर निकाल के चलते हैं सारे लैटिट्यूड का, ओके। हाउएवर there are modifying factors introduce changes in temperature distribution। Actual temperature of the place located on same latitude can be different from its average temperature, ठीक है। तो एक्चुअल टेम्परेचर जो उस रीजन का हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है उस लैटिट्यूड का जो एवरेज टेम्परेचर होता है। दिस वेरिएबिलिटी इज नोन एज व्हाट, दिस वेरिएबिलिटी इज नोन एज थर्मल एनोमली। अगर ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कब होगा, जब एक्चुअल टेम्परेचर उस प्लेस का जो होगा वो उस रीजन का, उस लैटिट्यूड के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा, उसको पॉजिटिव थर्मल एनोमली कहेंगे। और ये कैसे डिपिक्ट करता है, ये डिपिक्ट करता है अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। अगर वो निगेटिव होगा, थर्मल एनोमली अगर निगेटिव होगी, मतलब एक्चुअल टेम्परेचर जो उस रीजन का है उस लैटिट्यूड के टेम्परेचर से कम है,
और ये कैसे डिपिक्ट होगा, ये टुवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है। आइसोथर्म्स जो डिपिक्ट होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स इक्वेटर। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में मॉडिफाइंग फैक्टर का क्या क्या रोल होता है। जैसे कि लैटिट्यूडनल एवरेज टेम्परेचर जो क्या होता है इक्वेटर का 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सॉरी कुछ साउंड्स आ रही होगी। जो इक्वेटर होता है उसका जो एवरेज टेम्परेचर क्या होता है 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज करते हैं कहाँ तक, सिर्फ ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने ये कई बार डिस्कस कर दिया है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें कॉन्टिनेंटलिटी अफेक्ट ज़्यादा होती है, सदर्न हेमिस्फीयर कॉन्टिनेंटली अफेक्ट कम होती है, क्योंकि वहाँ पे जो अंटार्कटिका होता है वो सेंट्रलिटी को शो करता है। अंटार्कटिका वैसे तो करता है कि आर्कटिक भी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन जो आर्कटिक ओशन है ना वो क्या करता है ना कि वो समर में वार्म हो जाता है, और विंटर आते आते क्या होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा कूलिंग डाउन नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा था कि क्या होता है जो आर्कटिक ओशन होता है, जो ओशन होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। वाइल जो अंटार्कटिका है वो बियॉन्ड 60 डिग्री के बाद ही वो स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स आइस मिलते हैं। और हमने देखा था आइस की जो टेम्परेचर होती है, आइस की जो एल्बिडो होती है वो ज़्यादा होती है, और एल्बिडो ज़्यादा होने की वजह से कि वहाँ पे टेम्परेचर जो समर में भी टेम्परेचर उतना अफेक्ट नहीं करता है। समर में भी वहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर कम होता है। इस वजह से जो सदर्न रीजन होती है, सदर्न ये हेमिस्फीयर होती है वो क्या होती है, कूलिंग होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 0 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड नियर टू द नॉर्थ पोल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 0 डिग्री सेल्सियस कहाँ मिलती है, नॉर्थ पोल में, बिकॉज आर्कटिक ओशन इन नॉर्थ पोल हैज़ मॉडरेटिंग अफेक्ट, और वो समर में हीट हो जाता है। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द इंसोलेशन रिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ हाई एल्बिडो ऑफ द वॉट ice of the Antarctica, whereas in southern 0 degree Celsius is found near the 60 degree latitude because presence of Antarctica, which is not heated even in summer season because presence of high albedo of the snow. Antarctica behave as the cold pole of the earth throughout the year, ठीक है। इस वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो ज़्यादा वार्म होते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट सदर्न हेमिस्फीयर। ये मैंने कई बार आपको डिस्कस कर दिया है, आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मोर टेम्परेचर एनोमलीज विजिबल इन द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ आइसोथर्म्स। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स थर्मल आइसोथर्म्स मिलेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें लैंड और सी मिलते हैं, और दोनों की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। स्पेसिफिक हीट जैसे ही डिफरेंट होगी तो क्या होगा, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो जो आइसोथर्म्स है वो कॉम्प्लेक्स नेचर को शो करेगा। जबकि लेस टेम्परेचर एनोमलीज कहाँ मिलती हैं, वो सदर्न हेमिस्फीयर, और बिकॉज ऑफ मरीन इन्फ्लुएंस और अंटार्कटिका, ओके। लैंड एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अब हम इसमें देखते हैं कि मान जाइए लैटिट्यूडनल एवरेज टेम्परेचर है, तो जैसे ही समर आइसोथर्म्स होगा, ठीक है, और ये लैंड रीजन है, तो लैंड रीजन पे ये मोर अवे फ्रॉम द इक्वेटर है, क्योंकि लैंड जो है वो जल्दी वार्म हो जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी क्या होती है, कम होती है। जबकि जो अगर कोल्ड विंटर आइसोथर्म्स है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे फिर से लैंड की कम होती है, तो ये जो लैंड का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ तो क्या होगा, अवे मतलब ये एवरेज लैटिट्यूड है, तो यहाँ पे जो क्या होगा, ये टूवर्ड्स द इक्वेटर होगा, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो रहा होगा। ओशन करेंट का भी क्या रोल होता है, ओशन करेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। हमने देखा था ओशनोग्राफी में कि ओशन करेंट क्या होती है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा, ये जो हीट का जो टेम्परेचर बैलेंस होता है ओशन करेंट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और हमने ये भी देखा था कि जो नॉर्वेजियन सी होती है, जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, और इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, आइस जमा नहीं होता है, और वहाँ ब्रिटेन का जो रीजन होता है क्या होता है, हमेशा ओपन रहता है, ठीक है।
ट्रेड में बहुत बड़ा हेल्प मिलता है। तो वार्म करेंट क्या करती है, पॉजिटिव थर्मल एनोमली को क्रिएट करेगी और आइसोथर्म शिफ्टेड अवे फ्रॉम द 0 डिग्री। कोल्ड करेंट नेगेटिव थर्मल एनोमली को करेगी और आइसोथर्म शिफ्ट टुवर्ड्स द 0 डिग्री सेल्सियस। मिक्सिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट स्ट्रिप को दिखाएगी। अल्टीट्यूड का भी रोल होता है, हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो अभी हम पिक्चर में देखेंगे, एक सेकेंड। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जनवरी मंथ का आइसोथर्म्स मैप है। ठीक है, तो जनवरी मंथ में समर सीजन कहाँ होता है, समर सीजन सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो आइसोथर्म्स होंगे, वे जो लैंड का जो आइसोथर्म्स होगा वो क्या होगा, वो अवे फ्रॉम द इक्वेटर होगा। ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर वहाँ का ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो अवे फ्रॉम द इक्वेटर। तो हम देख रहे हैं मेनली जो लैंड रीजन है वहाँ पे क्या है, जो आइसोथर्म्स है वो अवे फ्रॉम द रीजन है। ठीक है, और मेनली वो कहाँ पे, जो डेजर्ट, जो साउथ अमेरिका का जो ये डेजर्ट, चिली अटाकामा वाला डेजर्ट रीजन है, साउथ अफ्रीकन डेजर्ट रीजन है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट रीजन है, वहाँ पे जो टेम्परेचर एनोमली है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो रीजन है वो ज़्यादा वार्म है, ज़्यादा वार्म है तो वहाँ की जो टेम्परेचर है, वहाँ के जो आइसोथर्म्स है क्या है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जो ये है बियॉन्ड 60 डिग्री, बियॉन्ड 60 डिग्री ना उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है, ये लगभग बराबर ही रहता है। क्यों, क्योंकि अंटार्कटिका की सेंट्रलिटी है। अब थोड़ा हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये देख लेते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जो 0 डिग्री है वो अराउंड 60 डिग्री तक हो जाती है। यहाँ पे देखते हैं जो लास्ट अराउंड ये 40 डिग्री तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंटर सीजन होता है तो वहाँ पे 0 डिग्री यहाँ तक पहुँच जाती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्लोज स्पेस हमने देखा था, यहाँ पे इधर से क्या आती है, लेब्राडोर करेंट, और इधर से क्या जाती है, गल्फ स्ट्रीम। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो टेम्परेचर है स्टिल बहुत कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। ठीक है, तो ये इस वजह से क्या अवे फ्रॉम द इक्वेटर है। आई होप आप लोगों को अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कुरोशियो करेंट है। ठीक है, अब हम जुलाई मंथ का देखते हैं। ये है जुलाई मंथ का आइसोथर्म्स। इसमें हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 0 डिग्री है ना, जो सदर्न हेमिस्फीयर का जुलाई, यहाँ पे क्या है, विंटर हेमिस्फीयर है। ठीक है, क्योंकि ये जुलाई मंथ है, और सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कोल्ड करेंट है वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है। समर हेमिस्फीयर में हमने देखा था कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थी, लेकिन नॉर्दर्न जैसे ही ये विंटर हेमिस्फीयर हुआ ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हो गए, क्लोज स्पेस्ड हो गए। हम इस पे भी देखते हैं, जो लैंड रीजन है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा थर्मल एनोमली देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे बस कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो क्या होता है, डेजर्ट रीजन है, बाकी उतना ज़्यादा। जबकि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो हमारे जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, वो बियॉन्ड 80 डिग्री है। ठीक है, जबकि हमने देखा था जब ये विंटर हेमिस्फीयर था तो यहाँ पे अराउंड जो साइबेरियन हाई रीजन था, यहाँ पर क्या था, 0 डिग्री यहाँ पर था, अराउंड 40 डिग्री साइड। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वार्म करेंट है, और लैंड का भी हम देख रहे हैं कि जो थर्मल एनोमली है कहाँ पे है, अवे फ्रॉम द इक्वेटर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या देख रहे हैं, टुवर्ड्स द इक्वेटर है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाईएस्ट टेम्परेचर इन रूरल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैंड एरियाज ऑफ समर हेमिस्फीयर। वैसे तो हमें पता है ना कि जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, और समर हेमिस्फीयर में। तो जनवरी में सदर्न हेमिस्फीयर होता है क्या चीज़, वो समर हेमिस्फीयर होता है। जनवरी में सदर्न हेमिस्फीयर इज समर हेमिस्फीयर। हाईएस्ट टेम्परेचर फाउंड इन द लैंड एरियाज ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर एंड मोस्ट ऑफ द एरिया कोइंसाइडिंग विद द डेजर्ट रीजन।
मैंने अभी पिक्चर में क्लियर किया ये चीज़। और जुलाई में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो क्या होता है, समर हेमिस्फीयर होता है। और हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन लैंड एरियाज ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू हायर कॉन्टिनेंटलिटी, द हाईएस्ट टेम्परेचर इज फाउंड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ओके, lowest temperature and behavior of 0 degree Celsius isotherms in January क्या होता है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज विंटर हेमिस्फीयर। लोएस्ट टेम्परेचर फाउंड पोलर सब पोलर रीजन। ठीक है, हमने देखा था रूल पोलर सब पोलर रीजन एरियाज ऑफ विंटर हेमिस्फीयर। इन जुलाई सदर्न हेमिस्फीयर इज विंटर हेमिस्फीयर। लेकिन अंटार्कटिका क्या करता है, इवन समर में भी क्या होता है, कोल्ड होता है। और हमने देखा था कि वो क्लोज्ड स्पेस रीजन होता है, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होता है जितना कि वो विंटर हेमिस्फीयर में होता है, विंटर सीजन में होता है। मॉडिफाइंग फैक्टर और अदर मॉडिफाइंग फैक्टर क्या हो सकता है, सीजनल चेंज, शिफ्टिंग ऑफ आइसोथर्म्स ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्ट सनरेज। ओके, आउटसाइड ऑफ ट्रॉपिक इट इज मोर प्रोनाउंस्ड। जो आइसोथर्म्स होता है ना वो क्या बोलता है, इंसुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, शिफ्ट होता है। और ये आउटसाइड द ट्रॉपिक मोर प्रोनाउंस्ड होता है। आउटसाइड द ट्रॉपिक क्यों मोर प्रोनाउंस्ड होता है, क्योंकि इवन विद द चेंज इन सॉरी even with change in season the insulation of tropical areas does not witness sharp changes। टेम्परेचर चेंज होता भी है फिर भी जो ट्रॉपिकल रीजन है 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो आइसोथर्म्स का सबसे ज़्यादा अफेक्ट कब मिलता है, बियॉन्ड 30 डिग्री सेल्सियस। बियॉन्ड 30 डिग्री मतलब बियॉन्ड ट्रॉपिकल रीजन। ओके, तो इट डज नॉट विटनेस शार्प चेंजेस इन बियॉन्ड ट्रॉपिक्स। इन विंटर सीजन हेमिस्फीयर टेम्परेचर ग्रेडियंट इज स्टीप, क्लोजिंग स्पेस बिटवीन आइसोथर्म्स ने देखा था। मेनली ये हमें सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर शार्पली चेंज होता है। ठीक है, आई होप जैसे कि इस पिक्चर में भी हम देख रहे हैं कि ये सन है और ये समर सॉल्स्टिस का सीजन है। समर सॉल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर सीजन है। तो ये जो पोल रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर पहुँच रहा है। बियॉन्ड ट्रॉपिक्स इट गेट्स एनफ सनलाइट। और यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर नहीं पहुँच पा रहे पोल के पास। ठीक है, और ये चीज़ क्या हो रहा है विंटर में देखने को भी मिल रहा है कि जो समर सॉल्स्टिस इज एनफ टेम्परेचर गेटिंग बियॉन्ड ट्रॉपिक्स। ओके, temperature distribution is the complex process and latitude is not only factor determine the distribution but there are also other factor play role in distribution of temperature। other factor क्या क्या, range of temperature, how temperature varies between two extremes। मतलब यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ही चेंज नहीं होता है, अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं। अब हम देखते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, टू एक्सट्रीम के बीच में टेम्परेचर कितना है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें क्या देखने को मिल सकता है, डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन में क्या होता है कि दिन में बहुत वार्म होता है, हॉट क्लाइमेट, हॉट वेदर होता है, और रात में जो होते हैं हॉट डे होता है और रात में क्या होता है, कोल्ड नाइट होता है, और उनके बीच में एक शार्प डिफरेंस होता है। ओके, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, हाईएस्ट मीन एंड मंथली टेम्परेचर ऑफ समर माइनस लोवेस्ट मीन मंथली टेम्परेचर। और हाईएस्ट मीन मंथली टेम्परेचर जुलाई में क्यों मिलता है, क्योंकि ये आप लोगों ने सुना होगा कि जो इक्वेटर होता है वहाँ पे जो रीजन होता है वो इक्वेटर गर्म कब होता है, 12 बजे नहीं होता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक हीट होती है ना। अगर कोई भी चीज़ वार्म होता है तो उसको एक टाइम लगता है गर्म होने में, तो वो एग्जैक्ट 12 बजे पर तो इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे गर्म नहीं होता है, गर्म होने में कुछ टाइम लगता है। तो वैसे ही जो टेम्परेचर होता है होना तो चाहिए जून में, लेकिन वो होता है जुलाई में है। क्यों, क्योंकि उस टाइम तक टेम्परेचर को टाइम लगता है उसको गर्म होने में, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रीजन की अलग अलग होती है और वो थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, और इस वजह से जो टेम्परेचर होता है ठंड होने का तो वो जनवरी में ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू व्हाट, दिसंबर में। ठीक है,
डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे माइनस मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। ठीक है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? लैटिट्यूड। रेंज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड। अवे फ्रॉम द इक्वेटर रेंज इंक्रीजेस, अवे फ्रॉम द इक्वेटर रेंज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? हमने अभी देखा कि इन ट्रॉपिक्स क्या होता है, इंसोलेशन समर हो या विंटर हो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बियॉन्ड ट्रॉपिक्स ये अफेक्ट करता है। हमने देखा अभी इस पिक्चर में, एक सेकेंड, इस पिक्चर में हमने देखा कि बियॉन्ड ट्रॉपिक्स जो होता है, बियॉन्ड ट्रॉपिक्स अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस है, ठीक है, तो क्या होता है, जो सनलाइट है वो पोल तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर सदर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर सॉल्स्टिस है तो ये साउथ पोल तक जाती है और नॉर्थ पोल पर वो पास नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसलिए रेंज ऑफ टेम्परेचर लैटिट्यूड के अफेक्ट होता है। अवे फ्रॉम द इक्वेटर रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी डायरेक्टली रिलेटेड, डिस्टेंस इंक्रीजेज, कॉन्टिनेंटलिटी इंक्रीजेज। और इसका अच्छा एग्जाम्पल मैंने किसका दिया था, जो दिल्ली और मुंबई का केस। मुंबई कोस्टल रीजन पे है तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी अफेक्ट नहीं करती, वो जो ओशन होता है वो क्या करता है, मॉडरेट कर देता है टेम्परेचर को। वाइल जो दिल्ली है वो कॉन्टिनेंट से अवे होता है। तो हमने देखा था कि जैसे ही हम कॉन्टिनेंट से अवे जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जो रीजन का है उसका मॉडरेटिंग अफेक्ट घटता जाएगा और कॉन्टिनेंटलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्लाउडीनेस इनवर्सली रिलेटेड टू द टेम्परेचर रेंज। क्लाउडीनेस ज़्यादा होगा, एज मोर क्लाउडीनेस देयर विल बी लेस इंसोलेशन। ओके, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, कल हम टेम्परेचर इन्वर्जन को स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।